प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अमेरिकी संविधान में अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है और ये कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन केवल हम इसी वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते। संविधान निर्माताओं ने जब राष्ट्रपति पद की कल्पना की थी तो उस समय उनके दिमाग में राज्यों की पृथक सत्ता बनाए रखने का विचार था और राष्ट्रपति पद को वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे संविधान लागू हुआ उसके बाद की यदि हम स्थितियां देखते हैं तो राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती रही है और आज स्थिति ये है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति के पास में इतनी शक्ति नहीं है जितनी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास में है। इसलिए हमें आज ये जानना आवश्यक है कि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति का किस तरह निर्वाचन होता है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसके क्या वेतन भत्ते हैं, उसको क्या क्या उन्मुक्तियां प्राप्त हैं और उसका निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। कि अमेरिका में राष्ट्रपति की जो पद की योग्यता है कि योग्यताओं का भी उल्लेख संविधान की अनुच्छेद 2 की उपधारा 2 में किया गया है और ये कहा गया है कि अमेरिका में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है वो पहली बात है कि अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि वो 35 वर्ष की आयु उससे कम का व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यूएसए में 14 वर्ष तक निवास उसने किया हो, सार्वजनिक जीवन में किसी भी क्षेत्र में किसी कार्य को करने के लिए वो प्रसिद्ध रहा हो तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। उसके वेतन और भत्ते क्या क्या है। राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार किसको है, वहाँ की व्यवस्थापिका जो कि कांग्रेस है उसको प्राप्त है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वो कार्यकाल प्रारंभ होने से पहले ही किए जाते हैं। जनवरी 69 से उसको 4 लाख जो डॉलर है वो वेतन दिया जाता है, उसको वेतन उसका निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 1 लाख डॉलर उसको सामान्य खर्च के लिए में दिए जाते हैं। वाइट हाउस में एक रहने के लिए उसको मकान दिया जाता है जिसका नाम वाइट हाउस है और जो कि पूरे विश्व में फेमस है। इसके अतिरिक्त एक विमान, जल सेना का समुद्री जहाज, ये सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध होती हैं। राष्ट्रपति पद की क्या उन्मुक्तियाँ हैं कि संविधान में यद्यपि इस संबंध में बहुत कुछ नहीं कहा गया है फिर भी कुछ उन्मुक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। कि एक तो क्या उन्मुक्ति है उसको कि उसे किसी भी आरोप में कहीं से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा, उसके खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, मतलब उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। उसे किसी भी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित रहने का आदेश उसको नहीं दिया जा सकता। कार्यकाल की जहाँ तक बात है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में कार्यकाल के संबंध में पर्याप्त विवाद थे। कुछ लोग ये चाहते थे कि कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, कुछ लोग ये चाहते थे कि कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन जो थे उन्होंने कि उसके पुनर्निर्वाचन पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो प्रथम राष्ट्रपति थे वाशिंगटन, उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो ये परंपरा स्थापित हो गई कि राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा निर्वाचित नहीं होगा और 22वें संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जाएगा और राष्ट्रपति जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का उसका निर्धारित किया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह किया जाता है अमेरिका में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो वहाँ की राजनीति का सर्वाधिक रंगीन व आकर्षक वो है, एक तरह से पहलू है। राष्ट्रपति का आम नागरिक से लेकर राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसमें आम नागरिक से लेकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो सब इसमें रुचि रखते हैं, चाहे छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई प्रतिष्ठित पद पे है, हर व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए रुचि रखता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो संविधान में बहुत अधिक मतभेद था। इस संबंध में संविधान में 2 सुझाव थे कि राष्ट्रपति एक तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए और उसे दलबंदी, परंतु क्या है लोग इसके पक्ष में इसलिए नहीं थे क्योंकि इससे दलबंदी को बढ़ावा मिलता और संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि
जो सर्वाधिक कार्यपालिका का अध्यक्ष, जो सर्वाधिक सर्वोच्च पद पर विराजमान है, वो किसी दलबंदी का शिकार हो। तो इसलिए इस विचार को अमान्य माना गया। फिर ये कहा गया कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के द्वारा चुना जाना चाहिए, तो व्यवस्थापिका के द्वारा चुना गया। इस विचार को भी अस्वीकार किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति यदि व्यवस्थापिका के द्वारा चुना जाता तो ऐसी स्थिति में वो कहीं न कहीं उसके दबाव में रहता। तो अंत में ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और उसको चुनने के लिए एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्यों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होंगे। पर अब यदि हम देखें तो कुछ संशोधन के बाद में अब इस प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। संविधान में एक साथ अब ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ चुने जाएंगे। और पहले तो ये था कि जो राष्ट्रपति चुन लिया गया वो राष्ट्रपति पद निर्वाचित हो जाता था और उससे नीचे जो व्यक्ति था उसे उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता था। लेकिन 12वें संशोधन के बाद में ये व्यवस्था बिल्कुल अलग कर दी गई। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए अलग अलग निर्वाचन होता है। और 23वें संशोधन के द्वारा कोलंबिया जो जिला है वहाँ पर उसके भी 3 सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य बनाए गए। और इस प्रकार वर्तमान में हम देखें तो 538 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, जिसमें 3 कोलंबिया के होते हैं और 435 प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि होते हैं और 100 सीनेट के प्रतिनिधि होते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन समझने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको हम विभिन्न चरणों में बांटें, कि पहले विभिन्न चरणों के द्वारा हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला चरण है उम्मीदवारों का मनोनयन, कि विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का सबसे पहले मनोनयन करते हैं। पहले सीनेटर और प्रतिनिधि सभा के सदस्य करते थे, लेकिन अब अखिल देशीय सम्मेलनों के द्वारा इस तरह किया जाता है। ये भी पद्धति परंपरा के पर आधारित है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दल की जो राष्ट्रीय समिति है वो सम्मेलन हेतु एक जगह तय करती है, समय का निर्णय करती है और सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि प्रारंभिक क्षेत्रों से आते हैं, राज्य सम्मेलनों से आते हैं, केंद्रीय समितियों के द्वारा चुने जाते हैं। इनकी संख्या 1500 से 2000 के बीच में होती है और इनका चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त महीने में होता है। जिस साल राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस साल जुलाई या अगस्त के महीने में इसका चुनाव होता है। सम्मेलन में जो उम्मीदवार का नाम है उसके किसी समर्थक के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, दूसरा उसका समर्थन करता है और बहुमत के द्वारा व्यक्ति को उम्मीदवार चुन लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण बहुमत न मिले तो पुनः मतदान होता है और जिसको सबसे कम मत मिले हों उसे छोड़ दिया जाता है और दोबारा फिर मतदान किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी इसी प्रकार व्यवस्था की जाती है जिस प्रकार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जाता है। उसका दूसरा चरण है, राष्ट्रपति के चुनाव का दूसरा चरण है चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए जो मनोनीत व्यक्ति होता है वो उम्मीदवार उसके द्वारा दल की राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। ये समिति में एक प्रधान होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है और ये जो समिति है वो अपने दल के जो उम्मीदवार है उसके पक्ष में चुनाव अभियान चलाती है, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। हालांकि एक अधिकतम चुनाव खर्च की जो सीमा है वो $30,000 निर्धारित है, लेकिन फिर भी यदि कोई ज़्यादा खर्च करता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, साहित्य, इसके माध्यम से अनाप शनाप पैसा खर्च करके, डॉलर खर्च करके और फिर चुनाव प्रचार किया जाता है। और फिर तीसरा चरण आता है निर्वाचन मंडल का चुनाव। दोनों दल निर्वाचन मंडल के लिए अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। इन्हें चुने जाने पर अपने ही दल के उम्मीदवार के पक्ष में इनसे वोट डालने की शपथ लेनी होती है। 538 सदस्य चुने जाते हैं। जो निर्वाचन को निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, जिसमें अमेरिका का प्रत्येक 18 वर्ष का स्त्री पुरुष उसमें भाग लेता है। राज्यों में निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर किया जाता है। सूची प्रणाली के आधार पर इस आधार पर कि उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं डाले जाते, बल्कि सूची प्रणाली के आधार पर
दल की जो सूची है उसके पक्ष और विपक्ष में वोट डाले जाते हैं, और जिस दल की सूची को बहुमत ज़्यादा मिल जाता है उस राज्य के जो सारे निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं वो उसी दल से चुने जाते हैं। चौथा चरण आता है निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। ये भी एकमात्र औपचारिक प्रक्रिया होती है। ये चुनाव वर्ष के दिसंबर माह के दूसरे बुधवार को होते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्य अपने अपने राज्य की राजधानियों में एकत्रित होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान करते हैं, फिर मतों की गणना होती है और प्रमाणीकृत करने के बाद में सीनेट के अध्यक्ष के पास में वो मत भेज दिए जाते हैं। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा की जाती है। लेकिन यदि स्पष्ट बहुमत न मिले, यदि दोनों उम्मीदवारों को बराबर मत मिले, किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो प्रतिनिधि सभा को यह अधिकार होता है कि वो प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कर दे। प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता है। फिर होता है इसके बाद में राष्ट्रपति का पद ग्रहण, अगला जो चरण होता है। 20वें संशोधन के अनुसार 20 जनवरी को एक निश्चित तिथि होती है, उसके दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। यदि इसी बीच में निर्वाचित राष्ट्रपति की आसीन होने से पूर्व ही मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। इस निर्वाचन प्रणाली की बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि निर्वाचन मंडल के सदस्य दलीय आधार पर चुने जाते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद में इस बात की कोई गारंटी नहीं है, वो स्वतंत्र होते हैं कि वो जिसे चाहें वोट दें। तो ऐसी स्थिति में कई बार दलों की जो गणना है वो प्रभावित हो जाती है। और दूसरी जो आलोचना की जाती है कि राज्य विशेष के जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उस राज्य के निर्वाचन मंडल के सारे सदस्य उसी दल के चुने जाते हैं। भले ही 51% समर्थन उनको मिला हो, लेकिन बाकी जो 48% जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया है उसके एवज में भी जो निर्वाचन मंडल के सारे सदस्य उसी दल के चुन लिए जाते हैं। तो इस तरह जो जनता है उसकी उपेक्षा होती है। घनी आबादी वाले जो राज्य हैं, बड़े राज्य, इसमें उनका महत्व बढ़ जाता है। छोटे राज्य को उपेक्षा झेलनी पड़ती है। निर्वाचन मंडल द्वारा किसी को भी बहुमत स्पष्ट न होने की स्थिति में प्रतिनिधि सभा चुनती है, जिसके परिणाम भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, और अब अगले व्याख्यान में हम राष्ट्रपति की किस तरह उन्मुक्ति, किस तरह उसको अपने पद से हटाया जा सकता है, किस तरह क्या उसकी शक्तियाँ हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।